हॉकिंस, जहांगीर ने उन्हें 30,000 रुपए के वेतन के 400 सेंट के एक मंदार के रूप में नियुक्त किया। जाहिर है उन्होंने इसे कभी प्राप्त नहीं किया। हॉकिंस का विवाह मुबारक शाह मुबारकेश नामक एक अर्मेनियाई ईसाई की बेटी से भी हुआ था। अंग्रेजों को व्यापारिक सुविधाएं देने से पुर्तगालियों को ठेस पहुंची। हालांकि बातचीत के बाद पुर्तगालियों और मुगल सम्राट के बीच समझौता हो गया था। पुर्तगालियों ने अंग्रेजी जहाजों को सूरत के बंदरगाह में प्रवेश करने से रोक दिया। 1611 में एक चकित हॉकिंस ने मुगल दरबार छोड़ दिया। पुर्तगाली साजिशों का मुकाबला करने या मुगल नीतियों को रोकने में असमर्थ था। हालांकि नवंबर 1612 में कैप्टन हेस्ट के तहत अंग्रेजी जहाज ड्रैगन ने एक छोटे जहाज ओसियांडर के साथ एक पुर्तगाली से सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी। बेड़ा जहांगीर, जिसके नाम की कोई नौसेना नहीं थी, ने सीखा अंग्रेजी सफलता और बहुत प्रभावित हुआ। समुद्री डकैती के पुर्तगाली कृत्यों के परिणामस्वरूप भी शाही मुगल सरकार के साथ संघर्ष हुआ। 1613 में पुर्तगालियों ने मुगल जहाजों पर कब्जा करके कई मुसलमानों को कैद करके और माल लूटकर जहांगीर को नाराज कर दिया। क्रोधित जहांगीर ने मुकर्रब खान को, जो उस समय सूरत के प्रभारी थे, मुआवजा प्राप्त करने का आदेश दिया। हालांकि शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल दरबार में पुर्तगालियों को जो लाभ प्राप्त हुआ था वह हमेशा के लिए खो गया था। शाही परिवार और मुगल भारत को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की उम्मीदें भी खो गईं। एक आशा जो पुर्तगालियों ने अकबर और जहांगीर द्वारा उनके और उनके धर्म के स्वागत के कारण रखी थी। हुगली पर कब्जा 1579 के लगभग एक शाही फरमान के आधार पर पुर्तगाली अपनी व्यापारिक गतिविधियों को करने के लिए एक नदी तट पर बस गए थे जो बंगाल के सतगांव से थोड़ी दूरी पर था। इन वर्षों में उन्होंने बड़ी इमारतों का निर्माण करके अपनी स्थिति को मजबूत किया, जिसके कारण व्यापार को सतगांव से हुगली के नाम से जाना जाने वाला नया बंदरगाह स्थानांतरित कर दिया गया। उन्होंने नमक के निर्माण पर एकाधिकार कर लिया, अपना खुद का एक कस्टम हाउस बनाया और तंबाकू पर शुल्क लगाने को सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया, जो 17वीं शताब्दी की शुरुआत में इसकी शुरुआत के बाद से व्यापार का एक महत्वपूर्ण लेख बन गया था। पुर्तगालियों ने न केवल व्यापारियों के रूप में पैसा कमाया, बल्कि हिंदू और मुस्लिम बच्चों को खरीदकर या जब्त करके एक क्रूर दास व्यापार भी शुरू किया, जिन्हें उन्होंने ईसाई के रूप में पाला। उन्होंने अपनी नापाक गतिविधियों के दौरान मुमताज महल की 2 दासियों को जब्त कर लिया। 24 जून 1632 को हुगली की मुगल घेराबंदी शुरू हुई, जो 3 महीने बाद अपने कब्जे में समाप्त हुई। शाहजहां ने बंगाल के राज्यपाल कासिम खान को पुर्तगालियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया। हुगली की घेराबंदी के कारण अंततः पुर्तगाली भाग गए। मुगलों को 1000 लोगों का नुकसान हुआ, लेकिन 400 कैदियों को भी आगरा ले गए। कैदियों को इस्लाम में परिवर्तित होने या गुलाम बनने का विकल्प दिया गया था। ईसाइयों का उत्पीड़न कुछ समय तक चलता रहा, जिसके बाद यह धीरे धीरे समाप्त हो गया। पुर्तगालियों का पतन 18वीं शताब्दी तक भारत में पुर्तगालियों ने अपना व्यावसायिक प्रभाव खो दिया। हालांकि उनमें से कुछ अभी भी अपनी व्यक्तिगत क्षमता में व्यापार करते थे और कई लोग चोरी और डकैती करते थे। वास्तव में कुछ पुर्तगालियों द्वारा हुगली का इस्तेमाल बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए एक अड्डे के रूप में किया गया था। पुर्तगालियों का पतन कई कारणों से हुआ। भारत में पुर्तगालियों द्वारा प्राप्त स्थानीय लाभ मिस्र, फारस और उत्तर भारत में शक्तिशाली राजवंशों के उदय और अशांत मराठों के उनके तत्काल पड़ोसियों के रूप में उभरने के साथ कम हो गए थे। मराठों ने 1739 में पुर्तगालियों से साल्सेट और बेसिन पर कब्जा कर लिया। पुर्तगालियों की धार्मिक नीतियों, जैसे कि जेसुइट्स की गतिविधियों ने राजनीतिक भय को जन्म दिया। मुसलमानों के लिए उनके विरोध के अलावा
ईसाई धर्म में धर्मांतरण की पुर्तगाली नीति ने हिंदुओं को भी नाराज कर दिया। उनकी बेईमान व्यापार प्रथाओं ने भी एक मजबूत पैदा किया। प्रतिक्रिया: पुर्तगालियों ने समुद्री लुटेरों के रूप में ख्याति अर्जित की। उनके अहंकार और हिंसा ने उन्हें छोटे राज्यों के शासकों और शाही मुगलों के बीच भी दुश्मनी ला दी। ब्राजील की खोज ने पुर्तगाल की उपनिवेशवादी गतिविधियों को पश्चिम की ओर मोड़ दिया। 1580-81 में स्पेन और पुर्तगाल के दो राज्यों का मिलन छोटे राज्य को स्पेन के युद्धों में घसीटता हुआ। राय: पुर्तगालियों ने एक हाथ में तलवार और दूसरे में सूली के साथ भारत में प्रवेश किया। बहुत सारा सोना पाकर उन्होंने अपनी जेब भरने के लिए क्रूज को एक तरफ रख दिया और एक हाथ से उन्हें पकड़ने में सक्षम नहीं होने के कारण वे इतने भारी हो गए थे, वे तलवार भी गिरा दी। इस मुद्रा में आने वालों द्वारा पाया जा रहा है। वे आसानी से दूर हो गए। अल्फोंसो डी सूजा, भारत में पुर्तगाली गवर्नर, 1542-45। इंग्लैंड और हॉलैंड के साथ भारत में व्यापार के पुर्तगाली एकाधिकार को बुरी तरह प्रभावित किया। पुर्तगालियों के पास भारत के समुद्री मार्ग के ज्ञान का एकाधिकार हमेशा के लिए गुप्त नहीं रह सकता था। जल्द ही डच और अंग्रेज, जो समुद्री नौवहन का कौशल सीख रहे थे, ने भी इसे सीख लिया। जैसे ही यूरोप से नए व्यापारिक समुदाय भारत में आए, उनके बीच भयंकर प्रतिद्वंद्विता शुरू हो गई। इस संघर्ष में पुर्तगालियों को अधिक शक्तिशाली और उद्यमी प्रतिस्पर्धियों को रास्ता देना पड़ा। डच और अंग्रेजों के पास विदेशों में विस्तार करने के लिए अधिक संसाधन और अधिक मजबूरियां थीं, और उन्होंने पुर्तगाली प्रतिरोध पर विजय प्राप्त की। एक पुर्तगाली उदय और पतन। 1498 वास्को डी गामा का कालीकट में आगमन और उसका भव्य स्थानीय राजा ज़मोरिन 1503 द्वारा स्वागत। कोचीन में पहले पुर्तगाली किले की स्थापना। 1505 कन्नानो में दूसरे पुर्तगाली किले की स्थापना। 1509 गुजरात, मिस्र और मिस्र के संयुक्त बेड़े की हार। पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को अल्मदा द्वारा ज़मोरिन। 1510 पुर्तगाल के गवर्नर अल्फोंसो अल्बुकर्क ने कब्जा किया। बीजापुर से गोवा। 1530 गोवा की पुर्तगाली राजधानी के रूप में घोषणा। 1535 दीव की अधीनता। 1559 पुर्तगालियों ने दमन पर कब्जा किया। 1596 दक्षिण पूर्व एशिया से डचों द्वारा पुर्तगालियों का निष्कासन। 1612 सूरत की अंग्रेजों से हार। 1663 डचों ने पुर्तगालियों को बाहर करने के लिए मालाबार तट पर सभी पुर्तगाली किले जीत लिए। पुर्तगालियों की संपत्ति उसके विरोधियों के हाथ में आ गई। गोवा जो पुर्तगालियों के पास रहा, विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद एक बंदरगाह के रूप में अपना महत्व खो चुका था और जल्द ही इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किसके कब्जे में है। मसाला व्यापार डचों के नियंत्रण में आ गया और गोवा को पुर्तगाल के विदेशी साम्राज्य के आर्थिक केंद्र के रूप में ब्राजील ने हटा दिया। 1683 में दो नौसैनिक हमलों के बाद मराठों ने गोवा पर आक्रमण किया। पुर्तगालियों का महत्व। अधिकांश इतिहासकारों ने देखा है कि पुर्तगालियों के आने से न केवल यूरोपीय युग की शुरुआत हुई, बल्कि इसने नौसैनिक शक्ति के उदय को भी चिन्हित किया। चोल दूसरों के बीच एक नौसैनिक शक्ति थी, लेकिन अब यह पहली बार था जब कोई विदेशी शक्ति समुद्र के रास्ते भारत आई थी। पुर्तगाली जहाजों ने तोप ढोई और यह व्यापार पर एकाधिकार हासिल करने का पहला कदम था, बल्कि खतरे या वास्तविक उपयोग के साथ। पुर्तगालियों ने अपने स्वयं के अलावा किसी भी नियम का पालन करने की अपनी मंशा की घोषणा की और वे भारतीयों और हिंद महासागर व्यापार प्रणाली पर एक निर्णायक लाभ प्राप्त करने के इरादे से थे। 16वीं शताब्दी के मालाबार में पुर्तगालियों ने अपने शरीर के कवच, माचिस की तीली और जहाजों से उतरी बंदूकों के उपयोग में सैन्य नवाचार दिखाया।
पुर्तगालियों ने उदाहरण के तौर पर फील्ड गन के मुगल उपयोग और रकाब के तोपखाने में योगदान दिया होगा। हालांकि पुर्तगाली तटवर्ती द्वारा किया गया एक महत्वपूर्ण सैन्य योगदान स्पेनिश मॉडल पर पैदल सेना के ड्रिलिंग समूहों की प्रणाली थी, जिसे 1630 के दशक में डच दबाव के काउंटर के रूप में पेश किया गया था। इस प्रथा को पहले फ्रांसीसी और अंग्रेजी द्वारा अपनाया गया और बाद में मराठों और सिखों द्वारा अपनाया गया, और सिपाहियों की ऐसी सेनाएं भारत में साम्राज्य के नए उपकरण बन गईं। पुर्तगाली समुद्र में उन्नत तकनीकों के उस्ताद थे। उनके मल्टीडेक जहाजों का निर्माण भारी रूप से किया गया था, क्योंकि वे नियमित मानसून से पहले चलने के बजाय अटलांटिक आंधी से बाहर निकलने के लिए डिजाइन किए गए थे। इसने उन्हें एक भारी हथियार ले जाने की अनुमति दी। कास्टर प्रोव और स्टर्न का उनका उपयोग एक उल्लेखनीय तरीका था, जिसके द्वारा बोर्डिंग को पीछे हटाना या लॉन्च करना था। दलों, भारतीय बिल्डरों ने दोनों को अपने अपने उपयोग के लिए अनुकूलित किया। हालांकि शाही शस्त्रागार और गोदी के निर्माण और पायलटों की एक नियमित प्रणाली के रखरखाव और निजी व्यापारी शिपिंग के खिलाफ राज्य बलों को मानचित्रण और खड़ा करने के रूप में संगठन में पुर्तगाली कौशल और भी उल्लेखनीय था। मुगलों और मराठों ने निश्चित रूप से सीखा होगा पुर्तगाली, लेकिन इस ज्ञान के अधिक निश्चित उत्तराधिकारी अन्य यूरोपीय थे, विशेष रूप से एशिया में डच और अंग्रेजी। भारत में धार्मिक उत्पीड़न और क्रूरता की स्मृति पुर्तगालियों द्वारा सांस्कृतिक क्षेत्र में किए गए अन्य योगदानों से अलग है। हालांकि यह नहीं भुलाया जा सकता है कि मिशनरी और चर्च भारत में चित्रकार, नक्काशी करने वाले और मूर्तिकार की कला के शिक्षक और संरक्षक भी थे। संगीत की तरह वे न केवल पुर्तगालियों के, बल्कि भारत के यूरोपीय कला के दुभाषिए थे। सिल्वरस्मिथ और सुनार की कला गोवा में फली फूली और यह स्थान विस्तृत फिलाग्री वर्क, झल्लाहट, काम और धातु के काम में गहनों का केंद्र बन गया। हालांकि पुर्तगालियों के अधीन बने चर्चों के इंटीरियर में लकड़ी के काम और मूर्तिकला और कभी-कभी चित्रित छतें होती हैं, लेकिन वे आमतौर पर अपनी वास्तुकला योजना में सरल होते हैं। डच वाणिज्यिक उद्यम ने डचों को पूर्व की यात्रा करने के लिए प्रेरित किया। कॉर्नेलिस डी हॉटमैन 1596 में सुमात्रा और बैंटम पहुंचने वाले पहले डचमैन थे। 1602 में नीदरलैंड्स के स्टेट जनरल ने कई व्यापारिक कंपनियों को नीदरलैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला दिया। इस कंपनी को युद्ध करने, संधियों को समाप्त करने, क्षेत्र पर कब्जा करने और किले बनाने का भी अधिकार था। डच बस्तियां। भारत में आने के बाद डचों ने 1605 में मसूलीपट्टनम, आंध्र में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए और इस प्रकार पुर्तगालियों के लिए खतरा बन गया। उन्होंने पुर्तगालियों से मद्रास, चेन्नई के पास नागपट्टनम पर कब्जा कर लिया और इसे दक्षिण भारत में अपना मुख्य गढ़ बना लिया। डचों ने गुजरात, उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार में कोरोमंडल तट पर कारखाने स्थापित किए। 1609 में उन्होंने मद्रास के उत्तर में पुलिकट में एक कारखाना खोला। भारत में उनके अन्य प्रमुख कारखाने सूरत 1616, बिमलीपट्टम 1641, कराईकल 1645, चिंसुरा 1653, बारानगर, कासिम बाजार, मुर्शिदाबाद के पास, बालासोर, पटना, नागपट्टनम 1658 और कोचीन 1663 में थे। पुनर्वितरण या व्यापार में भाग लेते हुए वे सुदूर पूर्व के द्वीपों में भारत से विभिन्न वस्तुओं और माल ले गए। वे यमुना घाटी और मध्य भारत में निर्मित नील, बंगाल, गुजरात और कोरोमंडल से कपड़ा और रेशम, बिहार से नमक और गंगा घाटी से अफीम और चावल ले जाते थे। एंग्लो डच प्रतिद्वंद्विता। इस समय अंग्रेज भी पूर्वी व्यापार में प्रमुखता की ओर बढ़ रहे थे और इसने डचों के व्यावसायिक हितों के लिए एक गंभीर चुनौती पेश की।
वाणिज्यिक प्रतिद्वंद्विता जल्द ही खूनी युद्ध में बदल गई। डच और के बीच दुश्मनी का चरमोत्कर्ष। पूर्व में अंग्रेजी एम्बुएना एक जगह में पहुंची थी, वर्तमान इंडोनेशिया, जिस पर डचों ने कब्जा कर लिया था। 1605 में पुर्तगालियों ने जहां 10 अंग्रेजों का कत्लेआम किया था और 1623 में 9 जापानी। इस घटना ने 2 यूरोपीय कंपनियों के बीच प्रतिद्वंद्विता को और तेज कर दिया। लंबे युद्ध के बाद 1667 में दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ, जिसके द्वारा ब्रिटिश इंडोनेशिया पर अपने सभी दावों को वापस लेने के लिए सहमत हो गए और डच इंडोनेशिया में अपने अधिक लाभदायक व्यापार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत से सेवानिवृत्त हो गए। उन्होंने काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार कर लिया। डचों द्वारा व्यापार की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण भारतीय वस्तुएं रेशम, कपास, नील, चावल और अफीम थीं। भारत में डचों का पतन। डच मलय द्वीप समूह के व्यापार में शामिल हो गए। इसके अलावा तीसरे एंग्लो डच युद्ध 1672-74 में राय 17वीं शताब्दी के दौरान अंग्रेजों के साथ डच प्रतिद्वंद्विता पुर्तगालियों की तुलना में अधिक कटु थी। पूर्व में डचों की नीति 2 उद्देश्यों से प्रभावित थी, एक कैथोलिक स्पेन, उनकी स्वतंत्रता के दुश्मन और उनके सहयोगी पुर्तगाल से बदला लेना था, और दूसरा ईस्ट इंडीज में उपनिवेश स्थापित करना और बस्तियों को स्थापित करना था। उस क्षेत्र में वाणिज्य का एकाधिकार। पुर्तगालियों के प्रभाव में धीरे धीरे गिरावट के कारण उन्होंने अपना पहला उद्देश्य प्राप्त किया। अपने दूसरे उद्देश्य की प्राप्ति ने उन्हें अंग्रेजों के साथ कड़वी प्रतिस्पर्धा में ला दिया। आर.सी. मजूमदार, एच.सी. राय चौधरी और के. दत्ता। भारत के एक उन्नत इतिहास में सूरत और बंबई की नई अंग्रेजी बस्ती के बीच संचार कट गया, जिसके कारण 3 घरेलू अंग्रेजी जहाजों को डच सेनाओं द्वारा बंगाल की खाड़ी में कब्जा कर लिया गया। अंग्रेजों द्वारा प्रतिशोध के परिणामस्वरूप हुगली की लड़ाई नवंबर 1759 में डचों की हार हुई, जिसने भारत में डच महत्वाकांक्षाओं को कुचल दिया। डचों को भारत में साम्राज्य निर्माण में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, उनकी चिंता व्यापार थी। वैसे भी उनका मुख्य व्यावसायिक हित इंडोनेशिया के स्पाइस द्वीप समूह में था, जहां से उन्होंने व्यापार के माध्यम से भारी लाभ अर्जित किया। अंग्रेजी 1580 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम फ्रांसिस ड्रेक की दुनिया भर में यात्रा और 1588 में स्पेनिश आमदा पर अंग्रेजी की जीत ने अंग्रेजों में उद्यम की एक नई भावना पैदा की, जिससे नाविकों को पूर्व की ओर उद्यम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। जैसे जैसे पूर्वी व्यापार में पुर्तगालियों द्वारा अर्जित उच्च मुनाफे का ज्ञान बढ़ता गया, अंग्रेजी व्यापारी भी एक हिस्सा चाहते थे। इसलिए 1599 में अंग्रेजी व्यापारियों के एक समूह ने खुद को मर्चेंट एडवेंचरर्स कहा, एक कंपनी बनाई। 31 दिसंबर 1600 को क्वीन एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडीज में लंदन ट्रेडिंग के गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स नामक कंपनी को अनन्य व्यापार के अधिकारों के साथ एक चार्टर जारी किया। प्रारंभ में 15 वर्षों का एकाधिकार प्रदान किया गया, जो मई में 1609 को एक नए चार्टर द्वारा अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया था। चूंकि डच पहले से ही ईस्ट इंडीज पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे थे, अंग्रेजों ने वस्त्र और व्यापार की अन्य वस्तुओं की तलाश में भारत की ओर रुख किया। अंग्रेजी कंपनी की प्रगति। पश्चिम और दक्षिण में पैर जमाने वाले कैप्टन हॉकिंस अप्रैल 1609 में ही जहांगीर के दरबार में पहुंचे, लेकिन पुर्तगालियों के विरोध के कारण सूरत में एक कारखाना स्थापित करने का मिशन सफल नहीं हुआ और हॉकिंस ने नवंबर 1611 में आगरा छोड़ दिया। 1611 में अंग्रेजों ने भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम में व्यापार शुरू किया और बाद में एक कारखाना स्थापित किया। वहां 1616 में 1612 में कैप्टन थॉमस बेस्ट ने सूरत के पास समुद्र में पुर्तगालियों को हराया।
एक प्रभावित जहांगीर ने 1613 की शुरुआत में थॉमस एल्डवर्थ के तहत सूरत में एक कारखाना स्थापित करने के लिए अंग्रेजों को अनुमति दी। 1615 में सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम के एक मान्यता प्राप्त राजदूत के रूप में आए। वहां फरवरी 1619 तक रहे। हालांकि वो मुगल सम्राट के साथ एक वाणिज्यिक संधि करने में असफल रहे, लेकिन वे कई विशेषाधिकार प्राप्त करने में सक्षम थे। आगरा, अहमदाबाद और भरूच में कारखाने स्थापित करने की अनुमति सहित अंग्रेजी कंपनी की प्रगति सुचारू नहीं थी। शुरुआत में इसे पुर्तगालियों और डचों से संघर्ष करना पड़ा, लेकिन बदलती परिस्थितियों ने उनकी मदद की और चीजों को उनके पक्ष में कर दिया। 1662 में जब चार्ल्स ने पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से शादी की, तो बॉम्बे को पुर्तगाल के राजा द्वारा राजा चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में उपहार में दिया गया था। बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को केवल 1668 में 10 पाउंड के वार्षिक भुगतान पर दिया गया था। बाद में बॉम्बे बनाया गया था। 1687 में पश्चिमी प्रेसिडेंसी की सीट को सूरत से बॉम्बे में स्थानांतरित करके मुख्यालय। इसलिए अब अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच मौन शांति थी। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, एक एंग्लो डच समझौता भी था जिसके द्वारा डच भारत में अंग्रेजी कंपनी के व्यापार में हस्तक्षेप नहीं करने के लिए सहमत हुए। इस प्रकार अंग्रेजों को भारत में दो कट्टर प्रतिद्वंद्वियों से छुटकारा मिल गया। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा उन्हें जारी किए गए गोल्डन फरमान द्वारा अंग्रेजी कंपनी की स्थिति में सुधार किया गया था। एक वर्ष में 500 पैगोडा के भुगतान पर उन्होंने गोलकुंडा के बंदरगाहों में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने का विशेषाधिकार अर्जित किया। मसूलीपट्टनम परिषद के एक सदस्य 1639 में ब्रिटिश व्यापारी फ्रांसिस दिवस ने चंद्रगिरी के शासक से मद्रास में एक किएदार कारखाना बनाने की अनुमति प्राप्त की, जो बाद में फोर्ट सेंट जॉर्ज बन गया और दक्षिण भारत में अंग्रेजी बस्तियों के मुख्यालय के रूप में मसूलीपट्टनम की जगह ले ली। इसके बाद अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक गतिविधियों को कलाकारों तक बढ़ा दिया और 1633 में महानदी डेल्टा के हरिहरपुर और बालासोर, ओडिशा में कारखाने शुरू किए। बंगाल में पैर जमाने। बंगाल तब भारत का एक बड़ा और समृद्ध प्रांत था, जो व्यापार और वाणिज्य में उन्नत था। बंगाल पर वाणिज्यिक और राजनीतिक नियंत्रण स्वाभाविक रूप से लाभ चाहने वाले अंग्रेजी व्यापारियों के लिए एक आकर्षक प्रस्ताव था। बंगाल भी मुगल साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण प्रांत था। 1651 में बंगाल के सूबेदार या राज्यपाल शाह शुजा ने सभी कर्तव्यों के एवज में 3000 रुपए के वार्षिक भुगतान के बदले में अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की अनुमति दी। बंगाल में कारखाने हुगली 1651 और कासिम बाजार, पटना और राजमहल जैसे अन्य स्थानों पर शुरू किए गए थे। फिर भी किसानों के विशेषाधिकारों के बावजूद कंपनी के व्यवसाय को स्थानीय चेकपोस्टों में सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा कभी कभी बाधित किया गया, जिन्होंने टोल के भुगतान के लिए कहा। अपनी बदली हुई नीति के अनुसरण में कंपनी हुगली में एक किलेबंद बंदोबस्त करना चाहती थी ताकि आवश्यकता पड़ने पर बल का प्रयोग किया जा सके। बंगाल में कंपनी के पहले एजेंट और गवर्नर विलियम हेजेस ने शिकायत के निवारण के लिए अगस्त 1682 में बंगाल के मुगल गवर्नर शाइस्ता खान से अपील की। जैसा कि अपील से कुछ भी नहीं निकला, अंग्रेजों और मुगलों के बीच शत्रुता छिड़ गई। 4 साल बाद अक्टूबर 1686 में शाही मुगलों द्वारा हुगली को बर्खास्त कर दिया गया था। अंग्रेजों ने थाना आधुनिक गार्डन रीच में शाही किलों पर कब्जा कर लिया, पूर्वी मिदनापुर में हिजली पर हमला किया और मुगल किलेबंदी पर हमला किया। बालासोर। हालांकि अंग्रेजों को हुगली छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और उन्हें नदी के मुहाने पर एक अस्वस्थ स्थान पर भेज दिया गया। गंगा। हुगली पर मुगल छापे के बाद एक कंपनी एजेंट जॉब चानॉक ने मुगलों के साथ बातचीत शुरू की ताकि सुतनुती नामक स्थान पर वापस जा सके।
चाणक्य ने फरवरी 1690 में मुगलों के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए और अगस्त 1690 में सुतनुती लौटाए। इस प्रकार एक अंग्रेजी कारखाना 10 फरवरी 1691 को स्थापित किया गया था, जिस दिन एक शाही फरमान जारी किया गया था, जिससे अंग्रेजों को संतोषजनक रूप से अपना व्यापार जारी रखने की अनुमति मिली। बंगाल सभी बकाया के एवज में 3000 रुपए प्रति वर्ष के भुगतान पर। बर्धमान जिले के एक जमींदार शोभा सिंह ने विद्रोह कर दिया। बाद में अंग्रेजों को 1696 में सुतनुती में अपनी बस्ती को मजबूत करने का बहाना देते हुए 1698 में अंग्रेजों ने सुतनुती, गोविंदपुर और कालीघाट के 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। रुपए के भुगतान पर मालिक 1200 किएदार बस्ती का नाम वर्ष 1700 में फोर्ट विलियम रखा गया था, जब यह सर चार्ल्स आयरे के पहले राष्ट्रपति के रूप में पूर्वी प्रेसिडेंसी कलकत्ता की सीट भी बन गई थी। फर्रुखशियाज फार्मन्स 1715 में जॉन सुरमन के नेतृत्व में मुगल सम्राट फर्रुखसिया के दरबार में एक अंग्रेजी मिशन ने 3 प्रसिद्ध फरमान हासिल किए, जिससे कंपनी को बंगाल, गुजरात और हैदराबाद में कई मूल्यवान विशेषाधिकार प्राप्त हुए। इस प्रकार प्राप्त फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा माना जाता था। उनकी महत्वपूर्ण शर्तें थीं। बंगाल में कंपनी के आयात और निर्यात थे। पूर्व में तय किए गए 3000 रुपए के वार्षिक भुगतान को छोड़कर अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट दी गई है। कंपनी को दस्तक पास जारी करने की अनुमति दी गई थी। ऐसे माल के परिवहन के लिए कंपनी को अधिक भूमि किराए पर लेने की अनुमति दी गई थी। कलकत्ता के आसपास हैदराबाद में कंपनी ने अपने मौजूदा को बरकरार रखा। व्यापार में कर्तव्यों से स्वतंत्रता का विशेषाधिकार और केवल मद्रास के लिए प्रचलित किराए का भुगतान करना पड़ता था। सूरत में 10,000 रुपए के वार्षिक भुगतान के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को सभी शुल्कों के लेवी से छूट दी गई थी। यह निर्णय लिया गया कि बंबई में ढले कंपनी के सिक्कों को पूरे देश में मुद्रा होना चाहिए। मुगल साम्राज्य जाहिर है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी चापलूसी और कूटनीति के माध्यम से मुगल सत्ता से बंगाल में कई व्यापारिक रियायतें अर्जित करने में सफल रही, लेकिन इससे पहले कि अंग्रेजों को फ्रांसीसियों को परास्त करना पड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक वर्ष 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचे। 1609-1611 कैप्टन मिडल्टन ने मुगलों की अनुमति प्राप्त की। सूरत के राज्यपाल वहां व्यापार करने के लिए 1613 सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक स्थायी कारखाना स्थापित किया गया। 1615 राजा जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में पहुंचे। 1618 तक राजदूत सफल होता है। 2 फरमान प्राप्त करने में एक सम्राट से और प्रिंस खुर्रम से छूट के साथ मुक्त व्यापार की पुष्टि। अंतर्देशीय टोल 1616 कंपनी ने दक्षिण में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। मसूलीपट्टनम 1632 कंपनी को के सुल्तान से स्वर्ण फरमान प्राप्त हुआ। गोलकुंडा अपने व्यापार की सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करता है। 1633 कंपनी ने पूर्वी भारत में अपना पहला कारखाना हरिहरपुर, बालासोर, ओडिशा में स्थापित किया। 1639 कंपनी को एक स्थानीय राजा से मद्रास का पट्टा मिलता है। 1651 कंपनी को हुगली में व्यापार करने की अनुमति दी गई। बंगाल 1662 ब्रिटिश राजा चार्ल्स द्वितीय को एक पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रागांजा से शादी करने के लिए दहेज के रूप में बॉम्बे दिया गया। 1667 औरंगजेब ने बंगाल में व्यापार के लिए अंग्रेजों को एक फरमान दिया। 1691 कंपनी को अपना व्यापार जारी रखने का शाही आदेश मिला। बंगाल में 3000 रुपए प्रति वर्ष के भुगतान के बदले
1717 मुगल बादशाह फर्रुखसिया ने कंपनी का मैग्ना कार्टा नामक एक फरमान जारी किया, जिससे कंपनी को बड़ी संख्या में व्यापार रियायतें मिली। प्रतिस्पर्धियों से छुटकारा पा सकते हैं और अपना पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर सकते हैं। भारत के ऊपर 2 अंग्रेजी कंपनियों का विलय 1688 की अंग्रेजी क्रांति के बाद विग्स ने अपने बढ़े हुए प्रभाव के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार का विरोध किया। इस प्रकार प्रतिद्वंद्वी कंपनी का गठन किया गया, जिसने सर विलियम नॉरिस को अपने लिए व्यापारिक विशेषाधिकार हासिल करने के लिए औरंगजेब जनवरी 1701 अप्रैल 1702 के दरबार में अपना राजदूत नियुक्त किया। हालांकि नई कंपनी विफल साबित हुई। क्राउन और संसद के दबाव में दोनों कंपनियों को 1708 में यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज शीर्षक के तहत मिला दिया गया था। यह ईस्ट इंडिया कंपनी थी। 1708 से 1873 तक ब्रिटिश स्थापित करना था भारत में राजनीतिक शक्ति। फ्रेंच भारत में फ्रांसीसी केंद्रों की स्थापना। हालांकि 16वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों से फ्रांसीसी पूर्व के वाणिज्य में शामिल होने की इच्छा रखते थे, भारतीय तटों पर उनकी उपस्थिति देर से हुई थी। वास्तव में फ्रांस व्यापार के उद्देश्य से भारत आने वाले अंतिम यूरोपीय थे। लुई 14 के शासनकाल के दौरान राजा के प्रसिद्ध मंत्री कोलबर्ट ने 1664 में कंपनी डेस इंडेस ओरिएंटल फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखी, जिसमें राजा ने भी गहरी रुचि ली। कंपनी दे इंडस ओरिएंटल्स को भारतीय और प्रशांत महासागरों में फ्रांसीसी व्यापार पर 50 साल का एकाधिकार दिया गया था। फ्रांसीसी राजा ने कंपनी को मेडागास्कर द्वीप के साथ साथ किसी भी अन्य प्रदेशों पर विजय प्राप्त करने के लिए हमेशा के लिए रियायत दी। मेडागास्कर के उपनिवेशों को पुनर्जीवित करने की कोशिश में कंपनी ने अपना बहुत सारा पैसा और संसाधन खर्च किए, लेकिन बिना किसी सफलता के। फिर 1667 में फ्रैंकोइस कैरन ने भारत के लिए एक अभियान का नेतृत्व किया, सूरत में एक कारखाना स्थापित किया। मरकारा, एक फारसी जो कैरन के साथ था, ने गोलकुंडा के सुल्तान से पेटेंट प्राप्त करने के बाद 1669 में मसूलीपट्टनम में एक और फ्रांसीसी कारखाने की स्थापना की। 1673 में फ्रांसीसी ने बंगाल के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान से कलकत्ता के पास चंद्रनगर में एक टाउनशिप स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की। भारत में फ्रांसीसी शक्ति का पौंडीचेरी तंत्र का केंद्र। 1673 में वालिकोंडापुरम, बीजापुर सुल्तान के अधीन के गवर्नर शेर खान लोदी ने मसूलीपट्टनम कारखाने के निदेशक फ्रैंकोइस मार्टिन को एक बस्ती के लिए एक साइट प्रदान की। पौंडीचेरी की स्थापना 1674 में हुई थी। उसी वर्ष फ्रैंकोइस मार्टिन ने कैरन को फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में प्रतिस्थापित किया। फ्रांसीसी कंपनी ने भारत के अन्य हिस्सों में भी, विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में अपने कारखाने स्थापित किए। माहे, कराईकल, बालासोर और कासिम बाजार फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थे। 1674 में पौंडीचेरी की कमान संभालने के बाद फ्रैंकोइस मार्टिन ने इसे एक महत्वपूर्ण स्थान के रूप में विकसित किया। यह वास्तव में भारत में फ्रांसीसियों का गढ़ था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को शुरुआती झटके भारत में फ्रांसीसी स्थिति डच और फ्रांसीसी के बीच युद्ध के फैलने से बुरी तरह प्रभावित हुई थी। 1688 की क्रांति के बाद से अंग्रेजों के साथ अपने गठबंधन से मजबूत होकर डचों ने 1693 में पौंडीचेरी पर कब्जा कर लिया। हालांकि सितंबर 1697 में रिस्विक की संधि ने पौंडीचेरी को फ्रांसीसी को बहाल कर दिया। डच गैरिसन ने 2 और वर्षों तक इस पर कब्जा कर लिया। एक बार फिर फ्रैंकोइस मार्टिन के सक्षम मार्गदर्शन में पौंडीचेरी फला फूला और भारत में फ्रांसीसियों की सबसे महत्वपूर्ण बस्ती बन गई। भारत में फ्रांसीसी कंपनी के भाग्य में फिर से एक बुरा मोड़ आया जब यूरोप में स्पेनिश उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया। इसके परिणामस्वरूप
उन्हें 18वीं शताब्दी की शुरुआत में सूरत, मसूलीपट्टनम और बैंटम में अपने कारखाने छोड़ने पड़े। भारत में फ्रांसीसी को एक और झटका लगा जब 31 दिसंबर 1706 को फ्रैंकोइस मार्टिन की मृत्यु हो गई। फ्रांसीसी कंपनी का पुनर्गठन 1720 में फ्रांसीसी कंपनी को इंडीज की सदा कंपनी के रूप में पुनर्गठित किया गया, जिसने अपनी ताकत को पुनर्जीवित किया। यह था 1720 और 1742 के बीच दो सक्रिय और बुद्धिमान राज्यपालों, लेनोयर और डुमास के नेतृत्व द्वारा और बढ़ाया गया। इसके अलावा फ्रांसीसी भारत को दक्षिणी हिंद महासागर में मॉरिशस और रियूनियन के फ्रांसीसी कब्जे का समर्थन प्राप्त था। वर्चस्व के लिए एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष, कर्नाटक युद्ध, प्रतिद्वंद्विता की पृष्ठभूमि। हालांकि ब्रिटिश और फ्रांसीसी व्यापार के लिए भारत आए थे। उद्देश्य, वे अंततः भारत की राजनीति में खींचे गए। दोनों के पास इस क्षेत्र पर राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के सपने थे। भारत में एंग्लो फ्रांसीसी प्रतिद्वंद्विता ने अपने पूरे इतिहास में इंग्लैंड और फ्रांस की पारंपरिक प्रतिद्वंद्विता को प्रतिबिंबित किया। यह उत्तराधिकार के ऑस्ट्रियाई युद्ध के प्रकोप के साथ शुरू हुआ और 7 साल के युद्ध के समापन के साथ समाप्त हुआ। विशेष रूप से भारत में प्रतिद्वंद्विता 3 कर्नाटक युद्धों के रूप में एक बार सभी के लिए तय किया गया था कि अंग्रेजों को भारत का स्वामी बनना था, न कि फ्रांसीसी। 1740 में दक्षिण भारत में राजनीतिक स्थिति अनिश्चित और भ्रमित थी। हैदराबाद के निजाम आसफ जाह बूढ़े थे और पूरी तरह से पश्चिमी दक्कन में मराठों से लड़ने में लगे हुए थे, जबकि उनके अधीनस्थ उनकी मृत्यु के परिणामों की अटकलें लगा रहे थे। उसके राज्य के दक्षिण में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए बिना किसी मजबूत शासक के कोरोमंडल तट था। इसके बजाय मालाबार तट पर आंतरिक मैसूर, कोचीन और त्रावणकोर में पुराने विजयनगर साम्राज्य के अवशेष थे और पूर्व में मदुरै, तंजौर, तंजावुर और त्रिचिनोपोली, तिरुचिरापल्ली के छोटे राज्य थे। हैदराबाद का पतन मुस्लिम विस्तारवाद के अंत का संकेत था और अंग्रेज साहसी लोगों ने अपनी योजनाएं तैयार कर ली। इसके अलावा तंजौर का मराठा साम्राज्य भी था, जो पुणे के पेशवा को जब चाहे हस्तक्षेप करने का बहाना प्रदान करता था। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1740-48 पृष्ठभूमि कर्नाटक यूरोपीय लोगों द्वारा कोरोमंडल तट और इसके भीतरी इलाकों को दिया गया नाम था। प्रथम कर्नाटक युद्ध आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का ही विस्तार था यूरोप में, जो कि ऑस्ट्रियाई युद्ध के कारण हुआ था। उत्तराधिकार तत्काल कारण। हालांकि फ्रांस भारत में अपनी अपेक्षाकृत कमजोर स्थिति के प्रति जागरूक, भारत के लिए शत्रुता के विस्तार का समर्थन नहीं करता था। बानेट के तहत अंग्रेजी नौसेना ने फ्रांस को भड़काने के लिए कुछ फ्रांसीसी जहाजों को जब्त कर लिया। फ्रांस ने 1746 में बेड़े की मदद से मद्रास पर कब्जा करके जवाबी कार्रवाई की। मॉरिशस के फ्रांस के गवर्नर एडमिरल लाबोर्डोनिस के तहत मॉरिशस फ्रांस के द्वीप से इस प्रकार पहला कर्नाटक युद्ध शुरू हुआ। परिणाम, पहला कर्नाटक युद्ध 1748 में समाप्त हुआ जब एक्सला चैपल की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया। इस संधि की शर्तों के तहत मद्रास वापस अंग्रेजों को सौंप दिया गया था और फ्रांसीसी बदले में उत्तरी अमेरिका में अपने क्षेत्र प्राप्त कर चुके थे। महत्व, प्रथम कर्नाटक युद्ध को सेंट थोम मद्रास में की लड़ाई के लिए याद किया जाता है, जो फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की सेनाओं के बीच लड़ी गई थी, जिनसे अंग्रेजों ने मदद की अपील की थी। कैप्टन पैराडाइज के तहत एक छोटी फ्रांसीसी सेना ने अड्यार नदी के तट पर सेंट थोम में महफूज खान के तहत मजबूत भारतीय सेना को हराया। यह भारत में यूरोपीय लोगों के लिए एक आंख खोलने वाला था। इससे पता चला कि एक छोटी अनुशासित सेना भी बड़ी भारतीय सेना को आसानी से हरा सकती है। इसके अलावा
इस युद्ध ने दक्कन में एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष में नौसैनिक बल के महत्व को पर्याप्त रूप से सामने लाया। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749-54। पृष्ठभूमि। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की पृष्ठभूमि भारत में प्रतिद्वंद्विता द्वारा प्रदान की गई थी। प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी सेना का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने वाले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने अंग्रेजों को हराने के लिए स्थानीय वंशवादी विवादों में हस्तक्षेप करके दक्षिणी भारत में अपनी शक्ति और फ्रांसीसी राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने की मांग की। तत्काल कारण 1748 में हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक निजाम उल मुल्क की मृत्यु और कर्नाटक के नवाब दोस्त अली के दामाद चंदा साहिब की रिहाई के द्वारा अवसर प्रदान किया गया था। उसी वर्ष मराठों द्वारा नासिरों का परिग्रहण। निजाम का पुत्र जंग हैदराबाद की गद्दी पर बैठा था। निजाम के पोते मुजफ्फर जंग ने इसका विरोध किया था, गद्दी पर यह कहते हुए दावा किया कि मुगल बादशाह ने उन्हें हैदराबाद का राज्यपाल नियुक्त किया। कर्नाटक में नवाब के रूप में अनवरुद्दीन खान की नियुक्ति का चंदा साहिब ने विरोध किया था। फ्रांसीसियों ने क्रमशः दक्कन और कर्नाटक में मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब के दावों का समर्थन किया, जबकि अंग्रेजों ने नासिर जंग और अनवरुद्दीन का पक्ष लिया। युद्ध के दौरान मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और फ्रांसीसी की संयुक्त सेनाओं ने 1749 में एम्बूर, वेलोर के पास की लड़ाई में अनवरुद्दीन को हराया और मार डाला। मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बन गया और डुप्ले को सभी मुगल क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया गया। कृष्णा नदी के दक्षिण में फ्रांसीसी हितों की रक्षा के लिए हैदराबाद में बुस्सी के नेतृत्व में एक फ्रांसीसी सेना तैनात की गई थी। पौंडीचेरी के पास के क्षेत्र और उड़ीसा तट के कुछ क्षेत्रों, मसूलीपट्टनम सहित, को फ्रांसीसियों को सौंप दिया गया था। त्रिचिनोपोली में मोहम्मद अली को प्रभावी सहायता प्रदान करने में विफल रहने के बाद रॉबर्ट क्लाइव, जो उस समय अंग्रेजी कंपनी के एक एजेंट कारक थे, ने मद्रास के गवर्नर सॉन्डर्स पर एक डायवर्सरी हमले का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कर्नाटक की राजधानी एयरकोर्ट पर अचानक छापेमारी करने का सुझाव दिया ताकि त्रिचिनोपोली पर दबाव कम किया जा सके। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसी स्थिति में चंदा साहब अपनी राजधानी को बचाने के लिए दौड़ पड़े। इस प्रकार अगस्त 1751 में केवल 210 पुरुषों की एक सेना के साथ रॉबर्ट क्लाइव ने एयरकोर्ट पर हमला किया और कब्जा कर लिया। जैसा कि अपेक्षित था, चंदा साहिब ने त्रिचिनोपोली से 4000 पुरुषों की सेना लेकर अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान किया, लेकिन 23 सितंबर से 14 नवंबर तक 53 दिनों की घेराबंदी के बाद भी किले को वापस पाने में विफल रहे। अब मैसूर, तंजौर और मराठा प्रमुख मुरारी राव, त्रिचिनोपोली और क्लाइव और स्ट्रिंगर लॉरेंस की सहायता के लिए आए। त्रिचिनोपोली को पहले अपनी घेराबंदी से मुक्त किया गया था, जबकि चंदा साहिब के साथ फ्रांस का सामान्य कानून श्रीरंगम द्वीप में बना रहा। जून 1752 में उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया गया था, जब मोहम्मद अली ने चंदा साहिब को मार डाला। अंग्रेज हस्तक्षेप करने में विफल रहे।